Welcome back to my channel पढ़ाई पॉइंट। So today we are going to learn about end of ideology debate। तो पिछले क्लास में हमने किया था टोटलिटरिज्म और आइडियोलॉजी को, जो कि अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आई रिकमेंड यू कि आप पिछले मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से आप देख सकते हैं, और ऊपर आपको आई बटन पर भी शो करेगा, तो यू कैन गो थ्रू और आपको वहां से दिख जाएगा। और ऑल्सो मैं आपको यहाँ पे एक डेटा शो करता हूँ वेयर 81% ऑफ यू डिडंट सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप देख रहे हो, यू आर सीइंग द कंटेंट, यू आर वाचिंग द कंटेंट, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू सब्सक्राइब द चैनल, सो इट वुड बेनिफिट यू, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा वो चीज़। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट। जो इंटेलेक्चुअल्स लोग थे उनका क्या डिबेट उन्होंने दिया था इस आइडियोलॉजी के लिए, क्या तर्क, क्या विवाद, क्या था वाद विवाद, क्या था उनके बीच का संवाद, वो हम जानेंगे, जो कि इतना तक है। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे लिबरलिज्म का टॉपिक, जो कि नेक्स्ट क्लास में बेसिकली विल कवर। तो एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट को हम शुरू करते हैं। मैं आपको अपने नोट सेक्शन में लेके चलता हूँ। ये वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप चाहे तो इस बुक का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के लिंक पे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और आपको पढ़ना होगा ये सब चीज़, तो आप चाहे तो वीडियो पॉज करके आप नॉर्मली स्क्रीनशॉट लेके ये पढ़ भी सकते हैं कि कंटेंट क्या है। बट आई स्ट्रेट अवे टेक यू टू माय नोट सेक्शन, जहाँ मैं आपको और बेटर वे से समझा पाऊँ। तो लेट्स मूव टू माय नोट सेक्शन। एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट। जो अभी का करंट स्टेटस है वर्ल्ड के आइडियोलॉजी का, उसे रिव्यू या जांचा गया था मिड 1950s में और 1960s में। और जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो ये आइडियोलॉजी का एज है वो एंड पे आ गया है। इन सारी वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने टोटलिटेरियनिज्म को एक ऐसा आइडियोलॉजी माना जिसकी ओपन सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज कौन हो गई, तो उसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं यूएसए, फ्रांस, ऐसे ही अनगिनत कंट्रीज। तो ऑल्सो ये कहा गया था कि एक कंट्री का डेवलपमेंट उसके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और कंट्री के सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड होता है, ना कि उसके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से। इसका एग्जांपल हम कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्रीज के थ्रू ले सकते हैं, वेयर दे इवॉल्व सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स उनके एडवांस स्टेज ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ क्या उसके उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंस क्या थे। जैसे कि एग्जांपल आप यूएसए और यूएसएसआर का भी ले सकते हैं, जहाँ पे हम देख सकते थे कि पहले इन दोनों की आइडियोलॉजी टोटल डिफरेंट थी, पर हम यहाँ पे दोनों का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देख सकते हैं कि इंस्पाइट ऑफ हैविंग डिफरेंसेस इन बोथ ऑफ द आइडियोलॉजी, यूएसए का इंडस्ट्रियल जो डिपार्टमेंट था, जो इंडस्ट्रियल एरिया था, वो ज़्यादा डेवलप था यूएसएसआर से। तो दे वर डेवलपिंग एट मच फास्टर रेट देन यूएसएसआर वॉज टेक्निकली डेवलपिंग। तो अगर आगे हम पढ़े इसके बारे में जाने कि बेसिकली ये बोला जा रहा है कि किसी भी कंट्री का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या फिर जो भी उसका एडवांस वो कितना करेगा, वो उसका आइडियोलॉजिकल से नहीं होता है, उसके पॉलिटिकल व्यूज़ क्या है उससे नहीं होता है, वहाँ कितना वो साइंस ने एडवांस किया है उस पर डिपेंड होता है। तो इस व्यू के बारे में हम इस व्यू के बारे में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें भी पता चलता है। द फ्यूचर ऑफ फ्रीडम उस कॉन्फ्रेंस का नाम था, जो कि मिलान इटली में हुआ था इन 1955 में। और एडवर्ड शिल्स ने इस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्ट को पब्लिश किया था। अब एडवर्ड शिल्स कौन थे? वो एक इंटेलेक्चुअल थे बेसिकली। तो उन्होंने एक पब्लिश किया था, एक विद्वान थे, वो स्कॉलर थे। उन्होंने अंडर द टाइटल द एंड ऑफ आइडियोलॉजी में इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेंट थे वो, और अपने सारे छोटे मोटे डिफरेंसेस को असाइड रख के कॉमन ग्राउंड और इंटरेस्ट पे बात करने आए थे वो, जो था अबाउट डेंजर्स ऑफ कम्युनिज्म के बारे में। और जिसका डैनियल बेल अपने स्पीच में ये बताते हैं कि जो आज की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है वो एग्जॉस्ट या खत्म हो चुकी है। और आज वेस्टर्न वर्ल्ड से भारी मात्रा में जितने इंटेलेक्चुअल और समझदार लोग हैं वो एक वेलफेयर सोसाइटी और डिसेंट्रलाइज पावर, यानी जहां पावर वेरियस लेवल पे डिवाइडेड हो, जैसे कि एग्जांपल सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, और जहां मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल पे कंट्री रन कर रहा हो, जहां गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों ही के पास एसेट हो। एसेट मतलब क्या हो गया? एसेट मतलब प्रॉपर्टीज। कम्युनिस्ट कंट्री में आप ये देख सकते हैं कि जितने भी प्रॉपर्टी हैं, जितना भी रिसोर्सेस है, वो सब गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। जिसका एग्जांपल आप यूएसएसआर पहले ले सकते हैं। तो राइट नाउ अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी का कम्युनिस्ट कंट्री कौन है, वो हाल फिलहाल में, मतलब वो भी अब नहीं रहा है, लेकिन
अब कम्युनिस्ट कंट्री के नाम पे वही एक एग्जाम्पल बच गया है जो कि है चाइना। नहीं तो पहले था यूएसएसआर जो कि पूरा कंट्रोल करता था, जहाँ पे नॉर्मल पब्लिक के पास कोई पावर नहीं था। और जहाँ पे ये भी देखा गया था कि जहाँ ज़्यादा पब्लिक को पावर दे दिया जा रहा है, लिबरली ज़्यादा कर दिया जा रहा है, तो वहाँ भी खतरा हो रहा था। तो यहाँ पे क्या किया गया, फिर मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम आया, जहाँ सरकार भी कुछ पावर होल्ड करेगी और पब्लिक भी कुछ पावर होल्ड करेगी, सरकार भी कुछ प्रॉपर्टी होल्ड करेगी और पब्लिक भी कुछ प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, वेल बोथ ऑफ देम विल एंजॉय सर्टन लेवल ऑफ पावर्स विद इन देयर सेल्फ। तो इधर डिवाइड किया जाता था। और साथ ही साथ जब आगे बढ़े हैं तो यहाँ पे ये पता चला कि वेस्टर्न वर्ल्ड में भारी मात्रा में जितने इंटेलेक्चुअल और समझदार लोग हैं वो एक वेलफेयर सोसाइटी और डिसेंट्रलाइज पावर, यानी जहाँ पावर वेरियस लेवल पे डिवाइडेड हो, जैसे कि एग्जांपल सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट में कौन आ गया, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, ये सब लोकल गवर्नमेंट में आ गए, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज पावर मतलब कि जब पावर डिवाइड हो जाता है वर्टिकल उसमें, जैसे कि कुछ पावर सेंटर के पास आएगा, कुछ स्टेट के पास, ऐसे ही करके, ठीक है। और जहां मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल पे कंट्री रन करे, जहां गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों ही के पास एसेट हो, और जहां बहुत सारे पॉलिटिकल विचार रखने वाले पॉलिटिकल पार्टी रहें। और ऐसे कहते समय ही सेड कि आइडियोलॉजिकल एज कम्युनिज्म का एंड पे आ चुका है, यानी कि जो कम्युनिज्म का जो आइडियोलॉजी है, यानी बेसिकली अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कम्युनिज्म का आइडियोलॉजी क्या हो गया, कम्युनिज्म का आइडियोलॉजी इज नथिंग बट दिस थिंग कॉल्ड, जहाँ पे गवर्नमेंट के पास कुछ ज़्यादा ही पावर होती है और पब्लिक के पास कुछ पावर नहीं होती है, ठीक है। गवर्नमेंट ही हर चीज़ कंट्रोल करता है। तो ये होता है कम्युनिज्म, जहाँ स्ट्रिक्ट पूरा रहता है गवर्नमेंट, एक फॉर्म का आप डिक्टेटरशिप भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। पर इट इज़ नॉट डिक्टेटरशिप, यहाँ पे बस यही रहता है कि गवर्नमेंट के पास सोल पावर होता है, ठीक है। तो अब लिबरलिज्म, उदारवादी। अब लिबरलिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, पर मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि लिबरलिज्म क्या होता है। लिबरलिज्म इज नथिंग बट जब कोई इंसान ओपन सोच रखता है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति आपके जो आपका जो रूममेट है, वो मान लीजिए वो सीधे ना बोल देता है किसी चीज़ के लिए, और कोई दूसरा व्यक्ति हाँ बोल देता है। मतलब मान लीजिए कि अगर किसी को कुछ ऑफर कर रहा है खाने के लिए, हाँ तुम खा सकते हो मेरे में, और द सेकंड पर्सन इज टेलिंग कि नहीं मैं नहीं दूंगा, तो जैसे जो कह रहा है कि मैं दूंगा, ही इज लिबरल, तो वो आपके प्रति लिबरल है, और वहाँ पे लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। और अगर मैं आपको एक पॉलिटिकल जो हमारे वो हैं पॉलिटिकल लीडर, उनका एग्जांपल दूं कि कौन लिबरल लीडर थे हमारे, तो एक नाम याद आता है मुझे, दादा भाई नौरोजी। तो वो हमारे एक लिबरल लीडर थे, जिनको ग्रैंड फादर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई अप्रॉक्स 6 डेकेड्स तक लड़ी थी, यानी 60 साल तक उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना पार्ट दिया था, इसलिए वो ग्रैंड फादर ऑफ इंडिया भी कहलाते हैं। और साथ ही साथ वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी 3 बार रह चुके हैं। तो बेसिकली ही वॉज अ पॉलिटिकल लीडर, ऑल्सो अ फ्रीडम फाइटर, दादा भाई नौरोजी, जो कि एक लिबरल लीडर थे। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये याद रखना है। एंड टिल देन, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब प्लीज़। 81% का मार्जिन है जहाँ पे नॉट सब्सक्राइब दिखा रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि ये चैनल ग्रो हो पाए और मैं और कंटेंट आपके लिए डाल पाऊँ। तो टिल देन, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।